हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमें आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन सिमिलर ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे सिर्फ इतना बताना था कि लाइंस मेरी पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसाइड करेगी। यहां पर मुझे क्या बताना है, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। लेकिन ये मैं बताऊंगा तो तभी जब मुझे ये पता हो कि कंसिस्टेंट किसको बोला जाता है और इनकंसिस्टेंट किसको बोला जाता है। तो अगर हम सबसे पहले यहां पर बात करें अपने केसेस की कि जब मैं दो लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करता था तो मेरे पास कितने केसेस बनते थे, 3 केसेस बनते थे। पहला केस के अंदर क्या था कि लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर लाइन पैरेलल हो सकती है, या फिर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए पूरी तरीके से और कोइंसाइड कर जाए। इसके अलावा कोई चौथा केस तो बनेगा नहीं। और फर्स्ट केस के अंदर हमें पता था यहां पर कितने सॉल्यूशन निकलते थे, 1 सॉल्यूशन होता था। यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंट की, तो कंसिस्टेंट वही लाइंस को हम बोलते हैं जिसके अंदर सॉल्यूशन निकल पाते हैं। तो जैसे यहां पर फर्स्ट केस और थर्ड केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, अपने सॉल्यूशंस को निकाल सकता हूं। तो इसलिए मैं कहूंगा इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसाइड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और ऐसी लाइंस जिनके सॉल्यूशन नहीं निकल पाते, यानी जो लाइंस पैरेलल होती हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं, इनकंसिस्टेंट बोलता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कंसिस्टेंट और क्या होता है इनकंसिस्टेंट। अगर मैं लिख दूं यहां पर तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया, ये मेरा इनकंसिस्टेंट हो गया और ये मेरा वापस से फिर कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। अभी इसको पता करने के लिए कि लाइन कैसी है ये पता करना पड़ेगा, है ना, कि लाइन मेरी किस तरीके से ड्रॉ होगी। लाइन ड्रॉ करने का सिंपली तरीका क्या है कि मैं प्लॉट ना करूं, उससे आसान में क्या होता है कि उनके कोएफिशिएंट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे उसी तरीके से हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या देखना है, a1 कितना दिया हुआ है 3, a2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इनके अगर रेशियो की बात करूं तो ये कितना है 3/2। b1 की बात करूं, b1 कितना दिया हुआ है, तो b1 दिया हुआ है मुझे 2। b2 की बात करूं तो वो कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। अगर मैं इनकी भी रेशियो की बात करूं तो हो जाएगा 2/-3। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर पता चल गया मुझे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो आपको पता है जिनके सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं पहले डेटा लिख देता हूं। a1 मुझे दिया हुआ है 2, a2 की अगर बात करूं तो मुझे दिया हुआ है 4, ये 2 है और ये 4 है। ऐसे b1 और b2, b1 देखें तो हमें दिया हुआ है -3, और अगर b2 देखें तो ये दिया हुआ है -6। इनका रेशियो पहले कंपेयर करा लेते हैं। ये 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 3/6, तो अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 1/2 होगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए, तो मेरे को थर्ड को चेक करना पड़ेगा कि कहीं थर्ड भी तो इक्वल नहीं आ रहा। तो थर्ड देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर मैं इसको अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो 8 है यहाँ से उठकर
इज इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा, और दूसरी साइड आने पर ये क्या करेगा, अपने साइन को बदल लेगा। अभी जैसे ये पॉजिटिव में है तो जैसे उठ के दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 8 हो जाएगा। तो यानी अगर मैं बात करूं अपने C1 की, तो C1 क्या हो जाएगा मेरा, -8 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पर 9 की, तो ये 9 भी ऐसी क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये C2 कितना हो गया, -9। अब देखो ये -8/-9, यहाँ पर ये रेशो मेरा इक्वल नहीं है। तो अगर यहाँ पर मेरा ये रेशो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। सो फर्स्ट टू ही है जो क्या है, इक्वल है। इसको B1 B2 कर लो। ये जो फर्स्ट टू ही है ये क्या है, इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं आया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब पहले दो इक्वल आ जाते हैं और थर्ड इक्वल नहीं आता, तो हमें पता है इस तरीके की लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल होने की वजह से इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, यानी इसके जीरो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और जिसके भी सॉल्यूशन नहीं निकलते वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। ये सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है, सेकेंड पार्ट था इसका। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। ओके, सो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें A1 का वैल्यू कितना है, 3/2। A2 का वैल्यू कितना है, 9 है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो हो जाएगा 3/2/9। और अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू के एक और नीचे यहाँ पर देखो 9 है, यानी अपॉन में 2 के अपॉन में 9 है। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूंगा तो ये एक्चुअल में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया किस तरीके से सॉल्व होता है। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, और ये 3 के टेबल पे कट जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये कितना देगा मुझे, 1/6 देगा। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका B1 पॉइंट कितना है, 5/3 है, और B2 कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसको अब रेशियो को कंपेयर कराता हूँ उसके, 5/3 ये यहाँ पर इंटू में 10 चला जाएगा, लेकिन ये जो 10 है ये किसका है, नेगेटिव है। तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में -10 लिख देता हूँ। इसको मैं कैंसिल करा रहा हूँ 5 के टेबल से, तो 2 टाइम्स कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करा के, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का 1/6 आ रहा है। सो यहाँ पर रेशियोज क्या है, इक्वल नहीं हुए हैं। सो मैं कह सकता हूं कि मेरा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये सिमिलरली सेम फर्स्ट जैसा हो गया, जहां पर मेरी लाइंस जो होंगी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और इंटरसेक्ट लाइंस के एक सॉल्यूशन होते हैं, और इस तरीके की जहां पर सॉल्यूशन निकल जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट बोलते हैं। आ जाते हैं फोर्थ वन पे। A1 कितना दिया हुआ है, 5। A2 की बात करें तो कितना दिया हुआ है, A2 -10। इसी तरीके से B1 की बात करूं तो कितना दिया हुआ है, -3। और अगर बात करूं B2 की तो कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसके रेशो। माइनस का 5/10 है, कैलकुलेट करूंगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। इधर B1/B2 के रेशियो को देखते हैं तो ये भी माइनस का 3/6 से कैलकुलेट करूंगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अभी दोनों ही इक्वल आ गए हैं। मुझे थर्ड वाले को भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि कहीं वो भी इक्वल ना आ जाए। अगर वो इक्वल आ गया तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड वाले के लिए C1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और C2 मुझे कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये 11 इस साइड आएगा तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। और बात करूं अगर यहाँ पर C2 की, तो यहाँ पर -22 है, ये उठकर दूसरी साइड आएगा तो ये पॉजिटिव का 22 हो जाएगा। तो C2 मुझे कितना दिया हुआ है, +22। इसको लिखूंगा तो ये -11/22। यहाँ पर भी ये रेशियो देखो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, सारे रेशियोज आपस में इक्वल आ गए, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो जब सारे रेशियोज इक्वल आ जाते हैं उस केस में जो मेरी लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यानी अगर सिर्फ इतनी सी बात भी देखें कि सॉल्यूशंस हैं, तो ये लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉरी, यहां पर ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और ये कैसी है, कंसिस्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वन, आ जाते हैं A1 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट इसका। A1 कितना है, 4/3। A2 कितना है, 2। B1 2 है और B2 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2, कट जाएगा 2 टाइम्स। रेशियो की अगर बात करूं तो आ जाएगा मेरा 2/3। यहां पर भी रेशियो मेरा कितना है, 2/3। अब मुझे थर्ड वाला चेक करना पड़ेगा। C1 कितना दिया हुआ है, ये 8 है, इधर आकर माइनस का 8 हो जाएगा। और C2 ये 12 है, दूसरी साइड आएगा माइनस का 12 हो जाएगा। ये माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12, ये दोनों कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और 8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो ये 2 पर और ये 3 पर कट जाएगा। तो यहाँ पर भी ये रेशियो कितना आ जाएगा, 2/3 आएगा। अगेन ये फोर्थ की तरह तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो सेम ये लाइंस भी क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, साथ ही साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी और कंसिस्टेंट होंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं दिया है क्योंकि 4 क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड का बिल्कुल सिमिलर है। सो अगर आपको पहले आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। अच्छा, यहां पर हमें एक चीज सबसे पहले समझनी पड़ेगी। अगर कुछ लोगों को ये बात ना पता हो कि पेरीमीटर, वैसे सभी को पता होनी चाहिए अगर आप 10th क्लास में आ गए हो तो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि पेरीमीटर क्या होता है। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर यानी जो उसकी लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ टोटल लेंथ किसकी, इसकी बाउंड्री की, उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेरीमीटर बोलता हूँ। और उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। यहाँ पर ये L इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और B इसकी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है। और 2 ट्वाइस कर दो दोनों का तो ये किसके बराबर आता है, इसके पेरीमीटर के बराबर आता है। अब यहाँ पर उसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ अगर मुझे पेरीमीटर का लेना है यानी मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले उसने मुझे 2 चीजें बोली हैं, एक लेंथ और ब्रेथ, इसके अंदर 2 चीजें मुझे लेने के लिए बोला है। सो मैं लेट कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, सो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट बी द लेंथ ऑफ rectangle B X और the length breadth या width कुछ भी कह सकते हैं, breadth of rectangle B Y। यानी मैंने इसकी लेंथ को क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया और इसकी ब्रेथ को मैंने
वायलेट कर लिया। अब उसने बोला मुझे फर्स्ट केस में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ दिया है किसका, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ, और वो किसके बराबर दिया है, 36 के बराबर दिया है। तो अगर कंप्लीट पेरीमीटर 2 प्लस एल प्लस बी होता है, तो अगर मुझे इसका हाफ करना है तो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो आप देखोगे 2 ये कैंसिल आउट कर जाएगा, और तो सिर्फ मेरे पास बचेगा क्या, एल प्लस बी बचेगा। सो यहां पर अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर फर्स्ट की, तो सिर्फ मेरे पास एल प्लस बी की जो वैल्यू है, एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है। और यहाँ पर एल यानी लेंथ मैंने क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, और ब्रेथ क्या लेट किया था, वाई लेट किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या कह रही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ऐसी बात करते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन के बारे में। वो क्या कह रही है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कह रही है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अभी अगर मैं बात करूं उसकी लंबाई यानी लेंथ की, तो वो क्या हमने लेट किया था, एक्स लेट किया था, और बात करूं मैं उसकी चौड़ाई की, तो वो मैंने क्या लेट किया था, वाई लेट किया था। तो अब यहां पर कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा होगी ब्रेथ से, और कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अभी यहाँ पर ये दोनों को अगर मैं बोलूं कि आप इन दोनों को इक्वल कर दो, तो आप कहोगे कि अभी तो इक्वल है नहीं। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसकी ब्रेथ के अंदर कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जैसे यहाँ पर 4 ऐड करता हूं, सो ये इक्वेशन बन जाती है मेरी सेकेंड। अब यहां पर इतना काम होने के बाद वही सेम चीजें जो हम प्रोसेस फॉलो कराते हैं, इसके लिए एक टेबल फॉर्म करते हैं, उस टेबल से कोऑर्डिनेट निकालते हैं और उसको अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। तो इतना काम मैं यहाँ पे आपके ऊपर छोड़ता हूं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. अगर मैं इसको आसान भाषा में बात की जाए यहाँ पर, तो क्या है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही मुझे काम है, और इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे जब मैं उनके सॉल्यूशन को कैलकुलेट करूं तो वो मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस दे, एक केस में पैरेलल दे और एक के अंदर कोइंसिडेंट दे। यानी एक इक्वेशन मुझे गिवन है, दूसरी मुझे लिखनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो मूव करते हैं अपने आंसर की तरफ। अगर मैं फर्स्ट पार्ट ले लूं उसका, मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, ठीक है। एक चीज यहां पर ध्यान रखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए क्या होना जरूरी है कि A1 अपॉन A2 ये बिल्कुल भी कभी भी बराबर ना हो जाए B1 और B2 के। बस इतनी सी बात मेरे को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इन दोनों के रेशियो को कभी भी इक्वल नहीं करना। सो मैं यहाँ पर जब अपनी इक्वेशन लिख रहा हूं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर A1 मेरा कितना है, आप कहोगे सर A1 है मेरा 2 और B1 है मेरा 3। सो बस यहाँ पर B1 मेरा 3 है। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ए रेशियो इनका इक्वल ना हो ऐसी वैल्यूज डालनी है। अब क्या वैल्यू डालूं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, जो भी आपके मन में आए उन्हीं को डाल दो। अभी मेरे को यहाँ पर 2 वैल्यूज दिख रही हैं 2 और 3, मैंने क्या काम किया, इन्हीं को इन्वर्स कर दिया और इन्हीं को डाल दिया। अगर मैं इनको इन्वर्स करके डालता हूं तो एक और इक्वेशन जो मेरी फॉर्म होगी 3x प्लस 2y माइनस में 8 को बदल देते हैं, थोड़ा कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 7 लिख दिया और इज इक्वल्स टू उसको 0 कर दिया या प्लस 7 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइंस हो गई मेरी, यहाँ पर इसका अगर मैं रेशियो देखूं, यहाँ पर A2 का जो मेरा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पे मेरे को रेशियो क्या देगा 2/3 देगा, और यहाँ पर B2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 2 आएगा, और मुझे कितना वैल्यू देगा 3/2 देगा। तो यहाँ पे 2/3 और 3/2 आपस में इक्वल नहीं है रेशियोज। सो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा आंसर है ये कैसी जो मैंने इक्वेशन लिखी है मेरे को कैसी लाइंस देगा, ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइन देंगी। इसी की तरीके से पार्ट सेकंड पर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बात करते हैं लाइंस होनी चाहिए क्या, पैरेलल। अगर पैरेलल होती हैं तो आपको अच्छे से पता है पैरेलल के अंदर क्या केस होता है। पैरेलल के अंदर मेरे तीनों लाइंस A1 अपॉन A2
बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 और c2 इक्वल नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट इक्वल नहीं होंगे तभी मेरी लाइंस इक्वल होगी। अगर मैं चाहूं तो इसी इक्वेशन को दो बार लिख सकता हूं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, अब मेरे को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन लिखनी है। बस इस बात का ध्यान रखना कि इनके दोनों के रेशियोज इक्वल हो जाए और ये यहाँ पर वैल्यू इक्वल ना हो। अगर इक्वल हो जाएगी तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, है ना, कोइंसाइड कर जाएंगी लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका रेशियो बदल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 6। मैंने इसका भी ट्वाइस कर दिया, इसका भी ट्वाइस कर दिया y, और यहाँ पर मैं इसको 8 को चेंज करके कुछ भी लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, बस कुछ भी जो आपका मन में है, रैंडमली मेरे को 10 क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया। मैं इससे एक बार चेक कर लेता हूँ कि रेशियो इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। a1 अपॉन a2, देखो ये कितना है 2/4 है, और ये कितना है 3/6 है, b1 बाई b2 3/6। यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको काटता हूँ तो 1/2। यहाँ से भी रेशियो कितना आ रहा है 1/2, लेकिन थर्ड वाला कितना आ रहा है मेरा, आप देख सकते हो ये नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 4/5 आ रहा है, तो थर्ड वाला नहीं कट रहा है, ये फर्स्ट वाले दो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है मेरे को कैसी लाइंस देंगी, पैरेलल लाइंस देंगी। ठीक है, तो हमारा इस सेकंड का सोल्यूशन ये हो जाएगा। जरूरी नहीं है यही हो आपके मन में जो भी लाइन हो, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों से मेरे को सेम मिले, इससे अलग मिले, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है। जो भी आपको मन करे, जो आपका फेवरेट नंबर हो, उनको रख के आप इनके रेशियोज को या इनके मल्टीपल्स को यूज करा लेना। थर्ड वाली क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि थर्ड पार्ट में कोइंसाइड करे। कोइंसाइड करने के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में दिया हुआ है मुझे 0 के। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसके इक्वल कराना है ताकि लाइंस क्या करे, कोइंसाइड करे। अगर मैं सेम लिख दूंगा तो ऑब्वियस है वो फिर तो एक ही लाइन की इक्वेशन हो गई। अब मेरे को सिंपल सा बस कोइंसाइड कराना है। कोइंसाइड कराने के लिए रेशियोज इक्वल करने हैं। कुछ मत करो, ये इक्वेशन उठाओ और इसी इक्वेशन में कोई भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, छोटा नंबर 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं आसानी से, मेरे को टेबल भी बहुत अच्छे से याद है उसका। तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 2 इसमें तो ये 4x हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6y हो जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हो यहाँ पर इनका रेशियो कंपेयर कराऊंगा तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 2/4 आएगा, 3/6 आएगा और 8/16 आएगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कितना है 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएंगे, और 8/16 भी मुझे कितनी वैल्यू देगा 1/2। तो इस केस में मेरे तीनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो उस केस के अंदर ये जो लाइंस है ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। बस सिर्फ इतना सा था इस क्वेश्चन में। जरूरी नहीं आपके ये सॉल्यूशंस हो, कुछ भी वैल्यूज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होगी तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या चीजें बोला। फर्स्ट केस, जब मेरी लाइंस क्या हो, इंटरसेक्ट हो, एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल ना हो जाए। सेकेंड केस में ये दोनों इक्वल हो जाए, थर्ड वाला इक्वल ना हो, और थर्ड के अंदर ये तीनों इक्वल आने चाहिए। तो किस तरीके से हमने सॉल्व करा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट 7th क्वेश्चन में। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangle region. सिंपल, सबसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझाऊं तो इस यहाँ पर मेरे को एक और ये दो जो इक्वेशंस दी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अपने ग्राफ पर ड्रॉ करके प्लॉट कर रहा है मुझे। एक मिनट, ये हाँ, ग्राफ पर प्लॉट करना है मुझे, और एक्स एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है उसके साथ ये दोनों लाइन जहां भी ट्राइंगल फॉर्म करती है उस ट्राइंगल के एरिया को शेड करना है और उसके वर्टिसेस को लिखना है। तो मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। x माइनस वाई प्लस
1 इज इक्वल्स टू 0। दोबारा से फॉर्म करते हैं एक टेबल जहां पे वैल्यूज पुट करेंगे x की और y की। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी लिख देता हूं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये x ये y। ओके, सो पुट करते हैं वैल्यू x का यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करने पर क्या मिलेगा, एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा ठीक से कहाँ x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ कितना 0। सो ये 0 हो गई टर्म, ये x यहाँ पर 1 बचा, 1 इधर जाएगा, ये -1 हो गया और ये -y, दोनों के माइनस साइन कट जाएंगे, बचेगा y इज इक्वल्स टू 1। यानी जब मैंने x को रखा 0, y मिल गया मुझे 1। अब मैं पुट कर लेता हूँ x को कितना 2 पुट कर देते हैं या 1 पुट कर देते हैं। x को मैंने पुट कर दिया 1। सो जैसे ही मैं x को 1 पुट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये 1 इधर ये वाला 1 ये दोनों मिलकर बना देंगे 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। y को इधर भेज दूंगा तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यानी x को 1 रखने पर y मुझे कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन में मुझे क्या क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 दी हुई है। मैं पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। 12 को इज इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ दोबारा, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इधर इधर ले आया, बस साइन चेंज हो गया और कुछ भी नहीं करा है। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं x का वैल्यू। आसान वैल्यू तो यही है कि भैया 0 पुट कर दो, एक वैल्यू जितनी खत्म हो जाए उतनी खत्म कर देते हैं। ये पूरी खत्म हो गई, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2y इज इक्वल्स टू 12। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 6। यानी x को 0 पुट करने पर y मुझे कितना मिलता है 6 मिलता है। ओके, मूव करते हैं। अब एक बार मैं क्या करता हूं और आसान करना है मुझे काम को, तो मैं यहाँ पर एक बार अभी मैंने x का वैल्यू को 0 पुट करा, अब मैं एक काम करता हूँ y के वैल्यू को 0 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर y के वैल्यू को 0 कर दिया। y के वैल्यू को 0 करने पे वाली टर्म मेरी क्या हो गई 0 हो गई। ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 3x इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से 3 से मैंने डिवाइड करा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 4 मिल गई। तो यहाँ पर y 0 पुट करने पे मुझे x 4 मिल गई। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि भैया आप x की वैल्यू आपने पहले पुट कर दी तो आपको x की करनी है, आपने y की कर दी तो y की करनी है। जहां से आपको कन्वीनियंट हो, जो काम आपको आसान पड़े उस काम को करो। ठीक है, मैथमेटिक्स बनी इसीलिए है कि हम काम को सिंपलेस्ट तरीके से कर पाए, अदरवाइज लेंथी मेथड से जाने का कोई बेनिफिट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि कैलकुलेशन को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। और जहां अगर 0 डायरेक्ट पुट हो रही है तो उसको डायरेक्ट पुट करके पूरी वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दो, तो ये काम ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, सो ये मत सोचना कि सर ने तो पहले x का वैल्यू पुट करा था, अब सर y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं, हमने तो देखा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिसकी वैल्यू चाहो उसकी पुट कर सकते हो, कहीं से चाहो कहीं पर भी पुट कर दो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर ये करता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो जल्दी सॉल्व होनी चाहिए आपको, क्योंकि बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म करना है। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशंस पर इन छोटी छोटी चीजों पर काफी ध्यान रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो मेरे आंसर्स हैं, ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, बस कुछ नहीं करना, आसान सा काम है। ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के अंदर पॉइंट्स को रख दो। आ जाते हैं फर्स्ट वाले में 0 और 1। 0 1 कहाँ होगा, 0 मेरा यहाँ है, पूरी ये वाली एक्सिस पर, y एक्सिस पे मेरा पूरा एक 0, और 1 का है पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ उसका 0,1। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। 1,2 कहाँ पर है, 1 मेरा यहाँ पर है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये पॉइंट कुछ यहाँ आ रहा है, और पहला वाला कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था। ये वाला कितना है 1,2। मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसे से ड्रॉ होगी, इधर से ये पूरा ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, आ जाओ जरा सेकंड वाली लाइन पे। सेकंड वाली लाइन क्या कह रही है 0 और 6। 0 और 6 भैया, x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा। 6 पॉइंट का है मेरा, ये रहा यहाँ पर 6, तो यहाँ पर x और 6 ये आ गया। ये क्या आ गया 0 और 6 आ गया। आ जाओ जरा 4,0। 4 ये रहा, 0 क्या है y एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट है। ये क्या है 4,0, तो 4,0, ये यहाँ से लाइन ये ड्रॉ हो रही है।
ठीक है, जो थोड़ी हाथ से देख लेना, स्केल से खींचोगे तो सीधी बन जाएगी। अब क्या है, उसने क्या बोला था यहाँ पे देख लो एक बार, दोबारा वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ और देख लो वो क्या कह रहा था। मुझसे कह रहा था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, किसके साथ बना हुआ, ये एक्स एक्सिस के साथ वाला ट्राइंगल जो बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल की क्या बताने हैं मेरे को, वर्टिसेस बताने हैं। और जो भी मेरा जो ये ट्राइंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ, इसको क्या करना है भैया, ये शेड कर दो रीजन को, तो बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं शेड करने के लिए दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ये वाला, इससे मैंने ये कर दिया इसको शेड। ये तो हो गया मेरा ट्राइंगल शेड। अब इसके लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट भी। यहाँ पर ये देखो, ये थोड़ा यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है और यहाँ पे 2 पे कट कर रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ 2 पे कट किया। यहाँ पे 0,-1 पे कट कर रहा है और यहाँ तो आपके वर्टिसेस है ही। तो अगर मैं इसके वर्टिसेस लिखूं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिसेस, क्या हो जाएंगे वर्टिसेस मेरे, एक हो जाएगा मेरा 3,2, एक हो जाएंगे मेरे 0, ये वाला देखो 0, नहीं रुक जाओ, ये कितना है मेरा, यहाँ पर y मेरा 0 रहेगा, x मेरा -1 है, -1,0 होगा ये। ठीक है, इसको ठीक कर दो, -1,0, और ये वाला मेरा कितना है, 4,0 है। आई होप कुछ ज्यादा इसमें आपको मुश्किल नहीं लगी होगी, बस थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, वरना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अभी मेन गेम तो स्टार्ट होगी आगे, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो बस इतना ही थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 में। कुछ भी डाउट आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या उसके अलावा भी कोई डाउट लगता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे भी होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो मूव करते हैं, अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे सीधा। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।